नहीं इधर मकोड़े वकोड़े चल रहे हैं भैया। टीचर बोलेगा ये भैया क्या चल रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा, छपा छप गलत लिखोगे, सही नंबर नहीं मिलेगा। अगर आप इस तरीके से लिखेंगे तो टीचर क्या बोलेगा, अरे मेरे को चक्कर आ रहा है, चक्कर आ रहा है। Hey guys, welcome to India's largest and the most impactful live electronic platform that is Physics वाला। तो मेरे प्यारे बच्चों, दिल के सच्चों, तो इस चीज के लिए मुझे लगता है ये जो चीज यहां पर लिखी हुई है ना, इस चीज की रिक्वायरमेंट तो सबको है। हाउ टू राइट इफेक्टिव या फिर इंपैक्टफुल आंसर्स इन क्लास 10th बोर्ड्स। ठीक है, तो ये मेरे को लगता है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। और मैंने जैसे कि आप लोगों से वादा किया था कि एग्जाम से रिलेटेड जो भी स्टफ्स होंगे, आंसर कैसे लिखना है, स्ट्रेस कैसे मैनेज करना है, क्या खाना है, बुद्धि कैसे तेज होगी, कैसे इंप्रूव होगी, क्या पीना है, कैसे सोना है, सब कुछ मैं बताऊंगा। पर आज की जो वीडियो है ये स्पेसिफिकली डेडिकेटेड है आंसर्स कैसे लिखने हैं। लाइव सैंपल मैं आपको लिख के दिखाऊंगा, सारी टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि क्या क्या टिप्स आपको फॉलो करनी चाहिए जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ज्यादा मार्क्स स्कोर करने के लिए। अब ये जरूरी क्यों है, देखिए आता तो सबको है भैया, है ना, लेकिन उसको रिप्रेजेंट करना एक बहुत बेहतरीन सा आर्ट है। सो इसको मैं एक आर्ट कहता हूं, इसको मैं एक कला कहता हूं। और ये कला आप देखिए गेम खेलती है यूपीएससी जैसे एग्जामिनेशन में भी, वहां पर भी लोगों को आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कराते हैं कि अरे भैया कर लो, वरना अगर आंसर इफेक्टिव नहीं होगा कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, तो चालू करिए सुनील भैया, हम लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। पर एक डाउट है, क्या आप सिर्फ केमिस्ट्री के बारे में ही बताओगे कि आंसर कैसे लिखने हैं? तो इसका जवाब है नहीं, मैं यहां पर सारे सब्जेक्ट्स को कवर करूंगा। ठीक है, बट हाँ उन सब्जेक्ट्स में जो और डेप्थ वाली बातें हैं वो उनके सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स यानी जो टीचर्स हैं वो आपको बताएंगे बेहतरीन तरीके से। बट मैं कोशिश करूंगा कि मैं सारे सब्जेक्ट्स को कवर कर पाऊं। ठीक है, चालू करूं। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा एक लाइव सैंपल के साथ, और उसके साथ बहुत सारी फिर टिप्स भी आपको देता जाऊंगा, साइड बाय साइड एक एक टिप आपको देता जाऊंगा जो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन साबित होने वाली है। ठीक है भैया, जल्दी से चालू कीजिए। तो जैसे मान लीजिए इस तरीके का सवाल आता है, व्हाट इज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, गिव टू एग्जांपल्स। इस तरीके का एक सवाल हमारे एग्जाम में आया। अब भैया इसका आंसर लिखना कैसे है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आइए मैं आपको सिखाता हूं इसका आंसर लिखना कैसे है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए मैंने लिखा कि भैया ये मेरा आंसर है, ये आंसर मैंने लिखा। यहां पे जो भी क्वेश्चन नंबर हो 1 2 3 4 उस पे लिख देना आंसर 1 आंसर 2 आंसर 3, जिस भी सवाल की आप बात कर रहे हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अब देखिए मेरा पॉइंटर नंबर 1 क्या है, मेरा पॉइंटर नंबर 1 है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ध्यान से देखिए, मैंने लिखा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन और फिर मैंने बोला कि ये क्या है, इट इज नथिंग बट अ टाइप ऑफ, किस प्रकार की रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। देखिए मैं टीचर को बता रहा हूं कि सर जी ये टाइप ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ठीक है, ये क्या है, एक टाइप ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ठीक है, अब मुझे लग रहा है कि ये वाला पार्ट मेरा इंपॉर्टेंट है तो मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूं कि ये मेरी टाइप ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। आपको लगता है तो आप एक बॉक्स बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप इसकी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं कि भैया हम तो इसकी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी देना चाहते हैं, तो यहां पर आप लिख दीजिए कि इस रिएक्शन में क्या होता है, इस रिएक्शन में एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है। ये बात भी आपने यहां पे लिख दी, ये पहला पॉइंटर बन गया। समझ में आ रही बात, पहला पॉइंटर बन गया। ये पहला पॉइंटर सभी को क्लियर है जी भैया। अच्छा, दूसरी बात अब मैं क्या लिखने जा रहा हूं, ध्यान से देखिए। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन किसका टाइप है, ये इंट्रोडक्शन मैंने दे दिया। दूसरा मेरे प्यारे बच्चों मैं समझाना चाह रहा हूं कि इसमें होता क्या है। तो यहां मैं बता रहा हूं कि एक एसिड का इंटरैक्शन होता है एक बेस के साथ, जिसमें कि ये बनाता है सॉल्ट और साथ में बनाता है वाटर यानी कि पानी। ठीक है, ये मेरा दूसरा पॉइंट हो गया इस आंसर के लिए। ठीक है, अब आप इसमें और एडिशनल इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं तो आप ये भी दे सकते हैं। ठीक है ना, सवाल का नंबर देखने के बाद भी करना। जैसे मान लीजिए ये पार्ट 1.5 नंबर का है और ये पार्ट 1.5 नंबर का है। ठीक है ना, या मान लीजिए ये पार्ट 2 नंबर का, ये पार्ट 1 नंबर का, तो ये 1 नंबर हमारा स्कोर हो गया। यहां पे समझे, ये 1 नंबर का डेफिनेशन और ये 2 नंबर के एग्जाम्पल, यानी एक एग्जाम्पल 1 नंबर का हो गया। टोटल 3 नंबर का गेम हो गया। हाँ जी भैया,
तो ये 1 नंबर यहां तक टीचर बोलेगा यार बच्चा बड़ा तेज है, इसको आता है। लेकिन आपको लगता है कि मैं तो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने वाला बच्चा हूं, बिल्कुल दीजिए, कोई मनाही नहीं है, बिल्कुल दीजिए, बस टाइम को मैनेज करके चलना भाई। तो यहां पे जैसे मान लीजिए आपने सॉल्ट को हाईलाइट किया और आपने यहां पे बता दिया कि ये क्या है, ये बेसिकली आयोनिक कंपाउंड है, ये आपने हाईलाइट करके बता दिया। अच्छा, एसिड से क्या आता है, अनायन कम्स फ्रॉम हियर, ये आपने बता दिया कि भैया अनायन जो है वो यहां से आता है, ठीक है। और जो कटायन है सॉल्ट का, कटायन कम्स फ्रॉम हियर। समझ रहे हो क्या, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, ठीक है। टीचर इंप्रेस हो जाएगा कि यार ये बच्चा जो है ना, ये बहुत ही प्यारा बच्चा है, इसको आती है ये सब चीजें, ठीक है। अब इनको जोड़ दीजिए इसके साथ कि यहां से इस चीज के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, इस चीज के लिए हम लोग बात कर रहे थे, इस आयनिक कंपाउंड का कटायन और अनायन कहां से आएगा। इतनी बात समझ में आ रही है क्या, ये बात समझ में आ रही है, इस तरीके से आंसर लिखते हैं। अब बढ़िया सा मस्त सी चीज है, 2 एग्जाम्पल बोले हैं, बढ़िया से एग्जाम्पल यूं बनाइए ऐसे, है ना, और फिर लिख दीजिए। अब मेरे दिमाग में जो आ रहा है मैं वो लिख देता हूं बढ़िया से। मैंने लिखा NaOH, फिर लिखा HCl, कटायन अनायन का एक्सचेंज करवा देंगे हम, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, NaCl प्लस H2O बन जाएगा। आपको मैंने 1000 बार बढ़ाया है, बताया है, बार बार ये चीज रिपीट करी है। रिएक्शन को लिखते हैं जब केमिकल इक्वेशन को, पहले बैलेंस करेंगे फिर इंफॉर्मेटिव बनाएंगे। भैया एक सोडियम एक सोडियम, एक क्लोरीन एक क्लोरीन, हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन दो, एक ऑक्सीजन बैलेंस्ड है, एक्वस 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 लिक्विड, ठीक है। क्लियर हो रही है बात, क्लियर हो रही है बात, हाँ जी भैया। आइए दूसरा एग्जाम्पल देते हैं बढ़िया से, ठीक है ना। ये कॉपर ऑक्साइड, साथ में इसके रिएक्शन होगी HCl के, कटायन अनायन एक्सचेंज CuCl2, है ना, CuCl2 प्लस H2O, है ना। चलिए फटाफट से इसको बैलेंस कर दीजिए, जल्दी से इसको बैलेंस कर लेते हैं भैया। यहां पे एक कॉपर एक कॉपर, एक ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन, ये लीजिए 2 हाइड्रोजन हो गए। हाँ जी भैया 2 हाइड्रोजन हो गए, 2 क्लोरीन बैलेंस्ड, 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन बैलेंस्ड, ये सॉलिड, ये बेसिकली आपका एक्वस, ये बेसिकली आपका एक्वस, और ये आपका हो जाएगा लिक्विड। आपको लगता है कि मुझे और इंफॉर्मेशन देनी है, भैया इसका कलर बता दो, इसका कलर बता दो, ये काले कलर का है, ये ब्लू ग्रीन कलर का सॉल्यूशन बनता है। तो इस तरीके से आप जब आंसर को लिखेंगे, एग्जामिनर के पास कोई भी मौका नहीं है नंबर काटने का। क्या आपको लगता है यहां पे हम नंबर काट सकते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है? टाइप ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, जिसमें एसिड प्लस बेस इंटरेक्ट करके सॉल्ट प्लस वाटर बनाता है। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, अनायन यहां से आएगा, कटायन यहां से आएगा, आयनिक कंपाउंड बनेगा। 2 एग्जांपल बोले थे, दोनों के दोनों लिख दिए। अब यहां पर आपको टीचर क्या बोलेगा, देखिए टीचर बोलेगा देखो यार समझदार बच्चा है, 1 नंबर इसका देता हूं, 1 नंबर इसका देता हूं, और इस पूरे पार्ट का 1 नंबर देता हूं। मस्त, मजे हो गए। अरे समझ में आ रही बात? और भी चीजें बताऊंगा लाइव यहां पर, ठीक है ना। मजा आ रहा है, समझ में आ रही है बात? हाँ जी भैया। चलिए तो फिर आगे चलते हैं, ठीक है ना जी भैया, आगे चलते हैं। तो यहां पर टिप नंबर 1 क्या है, इस पे फोकस करना है। व्हाट इज द टिप नंबर 1? समझिए मेरे प्यारे बच्चों, टिप नंबर 1 ये है, राइट आंसर्स विद अ क्लीन हैंड राइटिंग इन पॉइंट्स। क्लीन हैंड राइटिंग होनी चाहिए, आंसर आपका पॉइंट्स में होना चाहिए। मेक श्योर टू अंडरलाइन द इंपॉर्टेंट वर्ड्स एंड लाइंस। जैसे अगर यहीं पर ही अगर मैं बताऊं तो जिस पे मैं अंडरलाइन कर रहा हूं या बॉक्स बना रहा हूं वो इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर्स विद अ क्लीन हैंड राइटिंग। अरे साफ सुथरी हैंड राइटिंग में लिखना, ऐसे नहीं इधर मकोड़े वकोड़े चल रहे हैं भैया, टीचर बोलेगा ये भैया क्या चल रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा, छपा छप गलत लिखोगे, सही नंबर नहीं मिलेगा। क्यों? समझ ही नहीं आ रहा, समझ ही नहीं आ रहा। अभी मैं ऐसे लिख दूं तो तुम बता पाओगे क्या लिखा है? मैंने लिखा है हाय बच्चा लोग। अब ये तुमको पता है ना, टीचर को नहीं पता, उसको लगा तुमने गाली लिख दिया है या कुछ लिखा ही नहीं है, या कुछ उल्टा पुल्टा लिख दिया है ना। कुछ भी मान सकता है भाई वो कहेगा ये क्या लिख दिया भैया, लव लेटर लिख दिया, ये हो सकता है कि उल्टा पुल्टा कोई मैसेज लिख दिया, कुछ भी मान सकता है। समझ रहे हो ना, रिलेट कर पा रहे हो ना, मेरी भावना समझ पा रहे हो? हाँ जी भैया, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हाँ जी भैया। तो हमेशा आंसर को क्लीन यानी साफ सुथरी हैंडराइटिंग में लिखना,
जो कि अंडरस्टैंडेबल हो। उसके बाद पॉइंट्स में आंसर को लिखना, जैसे मैंने बोला भैया पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, इजी होता है समझना, नंबर देना आसान हो जाएगा। और आप अंडरलाइन करना या फिर बॉक्स बनाने का काम जरूर करें। जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप चाहते कि टीचर उसको पढ़े, उसको अंडरलाइन या फिर बेसिकली एक डब्बा बना दीजिए ताकि उसको वो जरूर से देखें। ठीक है, अब इसके बाद टीचर का रिएक्शन क्या होगा, जल्दी से देखें टीचर का रिएक्शन। सुनील भैया क्या होगा, अरे बढ़िया 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 बढ़िया, ऐसा रिएक्शन होगा टीचर का, क्या बच्चा यार। तुमको एक बहुत बढ़िया स्ट्रेटेजी भी बताता हूं। जब तक देखो टीचर की ये जो आईब्रोज है, ये जब तक एकदम रिलैक्स्ड है, तुम्हारी कॉपी में ऐसे नंबर मिलते रहेंगे। वैसे तो मैं नंबर पे फोकस नहीं कर रहा, बट तुम्हें बता रहा हूं कि ये स्ट्रेटेजी क्या होती है। जब तक देखो उसकी आईब्रोज है ना, उन पे स्ट्रेन नहीं आ रहा, स्ट्रेन मतलब ऐसे फोकस नहीं करना पड़ा, ये क्या लिखा क्या लिखा, तब तक तुमको नंबर मिलेंगे। बढ़िया, वाह 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 वाह। जैसे ही उसको इधर देना, ये क्या लिखा यार इसने, इतना बड़ा पैराग्राफ लिख दिया, कौन पढ़ेगा यार, कौन पढ़ेगा, तुम खुद पढ़ोगे क्या, नहीं पढ़ोगे, बस गए नंबर, वहां पे कटना चालू, ऐसा। अब यही आंसर को मैं ऐसे लिखता तो, यही आंसर को मैं ऐसे लिखता तो, यही सेम आंसर को ऐसे पैराग्राफ बना देता और मेरे टीचर होता, अरे भैया ये कहीं लिख दियो, ये कहीं लिख दियो रे भैया, है ये कहीं लिख दियो रे भैया। तो डोंट राइट आंसर्स इन पैराग्राफ लाइक दी अबव वन। आप इग्नोर करें, ट्राई टू इग्नोर, ठीक है ना, ट्राई टू इग्नोर जितना हो सकता है उतना, ट्राई टू इग्नोर एज मच एज पॉसिबल। भाई आप जितना इग्नोर कर सकते हो पैराग्राफ में लिखना, प्लीज प्लीज उसको इग्नोर करिए। अगर आप लिख भी रहे हैं तो लाइन कीजिए, अंडरलाइन कीजिए, ताकि वो सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ही पढ़े। ठीक है, समझ रहे हैं बेटा, समझ रहे हैं। अब देखिए, अगर आप इस तरीके से लिखेंगे तो टीचर क्या बोलेगा, अरे मेरे को चक्कर आ रहा है, चक्कर आ रहा है। तो उसके वक्त की वैल्यू करो, उसको कुछ पर्टिकुलर टाइम में एक कॉपी को देना है, उससे ज्यादा टाइम उनको नहीं देना है। उनको हर कॉपी को चेक करने का कुछ पैसा मिलता है, उनके कुछ टारगेट्स होते हैं। उनका माइंडसेट समझिए कि वो 10 से 12 मिनट से ज्यादा एक कॉपी को नहीं देना चाहते। अगर आपकी कॉपी में ज्यादा समय देना पड़ रहा है तो आप दिक्कत उनको दे रहे हैं, वो आपको दिक्कत देंगे नंबर काटने में। समझ रहे हैं, ये 10 से 12 मिनट में मैंने एक एग्जांपल लिया, इससे ज्यादा हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है। तो आप प्लीज प्लीज उसको ईज दें, एग्जामिनर को ईज दें जो चेक कर रहा है। ठीक है ना, चलिए बहुत बढ़िया। अब दूसरे सवाल पे आते हैं। अ शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट एक्स, ये सवाल देखिए, ऑन हीटिंग इन एयर बिकम्स ब्लैक इन कलर, नेम द एलिमेंट एक्स इन द ब्लैक कलर्ड कंपाउंड फॉर्म्ड। अब देखिए इसका आंसर लिखना कैसे है वो मैं सिखाता हूं। अब ब्राउन कलर्ड एलिमेंट एक्स, तो यहां पे लिखा हमने फिर से आंसर, एलिमेंट एक्स हमारा कौन सा हो जाएगा, एलिमेंट एक्स हो जाएगा बेसिकली कॉपर। ऑन हीटिंग इन एयर बिकम्स ब्लैक इन कलर, ठीक है ना। तो एयर के अंदर हम मान लेते हैं कि हम किस कंपोनेंट की बेसिकली बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट ऑक्सीजन। यानी हमारा जो एम्फेसिस है वो किस पे है, ऑक्सीजन के ऊपर है। तो हमें पता है कि यहां पे केमिकल रिएक्शन क्या हो रही होगी, यहां पे हो रहा होगा कि भाई कॉपर जो है ऑक्सीजन से इंटरेक्ट करके बना रहा होगा कॉपर का ऑक्साइड। ठीक है, अभी बैलेंस नहीं है तो बैलेंस कर दीजिए भाई, 2 ऑक्सीजन, ये देखिए 2 ऑक्सीजन तो 2 कॉपर, ये बैलेंस हो गई, सॉलिड गैस सॉलिड। यहां पे बेसिकली आपने लिख दिया ये काला है, यहां पे आपने लिख दिया ये रेडिश ब्राउन है। ठीक है, अरे बेसिक सरल सी बात समझ में आ रही है। इसके लिए मैंने क्या किया, एक केमिकल इक्वेशन लिख के अपने आंसर को एकदम बढ़िया एकदम स्ट्रांग बना दिया, ये मेरा आंसर है। तो अब बेसिकली जो सब्सटेंस ब्लैक कलर का कंपाउंड बनेगा, वो ब्लैक कलर के कंपाउंड के लिए आप इसको ऐसे हाईलाइट करके आप बता सकते हैं दिस इज नथिंग बट कॉपर ऑक्साइड। समझ में आ गई बात। अब देखिए इस आंसर को हमने कितने बेहतरीन तरीके से रिप्रेजेंट करके दिया है टीचर को। एयर में कौन सा कंपोनेंट होगा जो रिएक्ट करेगा, ये बेसिकली रिएक्ट करेगी ऑक्सीजन, जो 20.95% अवेलेबल है एयर के अंदर। समझ में आ रही बात, ये बात क्लियर हो रही है। हाँ जी भैया, तो यहां पे मैंने क्या किया, यहां पे मैंने केमिकल इक्वेशन का इस्तेमाल किया अपने आंसर को बेहतरीन बनाने के लिए। हाँ जी भैया, ठीक है। तो दूसरी टिप क्या है, गिव एग्जाम्पल्स वेयर एवर पॉसिबल, मेक श्योर टू राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन टू सपोर्ट योर आंसर। ठीक है, अब मेरे को अपने इस आंसर को स्ट्रॉन्ग बनाना था, भयंकर तरीके से रिप्रेजेंट करना था, मैंने एग्जाम्पल दे दिया, केमिकल इक्वेशन के फॉर्मेट में दे दिया। आप एग्जाम्पल्स भी दीजिए, जहां जहां आपको लगता है वहां वहां पे आप एग्जाम्पल्स कोट करिए।
जहां जहां आपको लगता है कि यहां पे मेरे आंसर को इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए मैं केमिकल इक्वेशन का एक एग्जांपल दे सकता हूं, एग्जांपल में केमिकल इक्वेशन जरूर लिखिए। आंसर में सपोर्ट करने के लिए, अपने आंसर को इंपैक्टफुल बनाने के लिए केमिकल इक्वेशन जरूर लिखिए, हमेशा आपका आंसर बेहतरीन नजर आएगा। ठीक है, और ये सब सब्जेक्ट में, चाहे आप फिजिक्स कर रहे हैं, मान लीजिए जैसे जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग से रिलेटेड डिवाइसेस पूछे तो आप डिवाइसेस का एग्जांपल दीजिए, है ना। या मान लीजिए उसने बोला कि यार जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या है, ये आपने बता दिया, डेरिवेशन दे दिया, आप एग्जांपल दे दो कि ये डिवाइसेस इस पे काम करते हैं, एप्लीकेशंस ऑफ जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, है ना। तो हमेशा एग्जाम्पल देना सीखो, ये आपके आंसर को इंपैक्टफुल बनाता है। और जहां पर आपको लगता है कि अब एग्जाम्पल नहीं दे पा रहा हूं, अपने पास एक बेहतरीन हथियार होता है एटसेट्रा, ये बढ़िया से लगा दीजिए। जहां पर आपके एग्जाम्पल्स की कमी पड़ जाए, एटसेट्रा का हथियार यूज कर दीजिए। जैसे मान लो कि तुमको टोटल 5-6 एग्जाम्पल है, तुमको 2 याद आ रहे, 2 लिख के एटसेट्रा लगा दो। क्या लिखना है? 2 लिख दो और उसके बाद एटसेट्रा का यूज करो हथियार। एटसेट्रा बोलते हैं, एक्सेट्रा नहीं है, एटसेट्रा है ये। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब टीचर क्या बोलेगा? क्या बात है, क्या बात है, मजा आ गया, ये बहुत प्यारा बच्चा है ना। हमारे बच्चे बहुत प्यारे हैं। हाँ जी भैया, आगे चले। अरे मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? रे मजा आ रहा है, ओ प्यारे प्यारे बच्चों, मजा आ रहा है। हाँ जी भैया, बहुत आ रहा है। चलो आगे चलते भैया, चलो। अब मान लो इस तरीके का सवाल आता है, डिजाइन एन एक्टिविटी टू डेमोन्स्ट्रेट द डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऑफ लेड नाइट्रेट, है ना। इस तरीके का एक सवाल अपने पास आ रहा है, थ्योरी लिख देंगे बच्चे, हाँ, पर पॉइंट में लिखनी है। अब देखो, आपको पहले तो आंसर को किस में लिखना है? पॉइंट्स में लिखना है। टेक अबाउट 2 ग्राम lead nitrate powder in a boiling tube, hold the boiling tube with a pair of tongs and heat it over a flame। 2 ग्राम lead nitrate पाउडर को बॉइलिंग ट्यूब में लीजिए, उसको एक पेयर ऑफ टोंग से पकड़िए और फिर उसको बर्नर के ऊपर लगा दीजिए। ये तो हुई एक्टिविटी। जो और समझदार होंगे वो क्या करेंगे? वो यहां पे एक डायग्राम बनाएंगे, मोर इंफॉर्मेशन, ठीक है ना, मोर इंफॉर्मेशन। तो ये बेसिकली क्या करेगा? आपके आंसर को क्या बनाएगा? इंपैक्टफुल बनाएगा। क्या बनाएगा? इंपैक्टफुल बनाएगा। आप जो भी कन्वे करना चाहते हैं दैट विल बी मोर इंपैक्टफुल। बायो में भी डायग्राम्स बनाइए, फिजिक्स में लाइट के जो न्यूमेरिकल्स आप सॉल्व करते हैं, मेक श्योर टू ड्रॉ डायग्राम्स इन दैट। लाइट के न्यूमेरिकल्स जब आप सॉल्व करते हैं, ठीक है ना, लाइट के जो न्यूमेरिकल्स आप सॉल्व करते हैं, लाइट न्यूमेरिकल्स, है ना, या बेसिकली आप इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल्स को अगर आप सॉल्व करते हैं तो मेक श्योर करें कि आप वहां पर क्या बनाते हैं? आप वहां पे डायग्राम बनाते हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी में आपके सर्किट डायग्राम्स हो गए, वो आपको बनाना पड़ेगा। लाइट के न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं तो मिरर और लेंस वाले, ये सब चीजें बनाना सीख लीजिए। ठीक है, अभी जैसे केमिस्ट्री में इसको मैंने बनाया तो क्या करना है मुझे? किस चीज को याद रखना है? मैंने एक बढ़िया से बॉइलिंग ट्यूब बनाया, यहाँ पे एक पेयर ऑफ टोंग्स मैंने लिया, हाँ जी भैया, है ना। तो ये मैंने लेबल कर दिया, दिस इज अ पेयर ऑफ टोंग्स। ये क्या है? बॉइलिंग ट्यूब। इसमें क्या लिया? लेड नाइट्रेट लिया। यहां पे रेडिश ब्राउन फ्यूम्स निकल रही है, तो ये भी मैं बता दूंगा किसकी है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की है। ठीक है, ये फ्यूम्स किसकी है? ये फ्यूम्स मेरी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की है ना। तो ऐसे आप लोग इसको लेबलिंग करिए इसकी। ये बर्नर हो गया जिससे आप जला रहे हैं, ठीक है। आप चाहें तो इसका बिफोर एंड आफ्टर रिएक्शन का बना सकते हैं, बिफोर रिएक्शन, आफ्टर रिएक्शन। NO2 निकल रही है, लेड नाइट्रेट क्या बन जाएगा? लेड ऑक्साइड बन जाएगा। ये सब आप बता सकते हैं। और हमेशा इसका एक टाइटल देना सीखिए। ये आपके डायग्राम का टाइटल है। मेक श्योर कि आप डायग्राम के टाइटल को जरूर जरूर लिखें। दिस इज द टाइटल ऑफ द डायग्राम। तो ये एक वेल लेबल्ड डायग्राम, एक साफ सुथरा डायग्राम बनाइए पेंसिल से, उसकी लेबलिंग्स अच्छे से करिए। मैं कैसे करता था आपको बताता हूं। डायग्राम बहुत अच्छा साफ सुथरा बना दिया, उसकी लेबलिंग मैं पेन से करता था, ठीक है, पेन से करता था ताकि वो मिटे ना। पेन से कर दो, एक डायग्राम एकदम फाइनल फ्रीज हो गया। अब बढ़िया बढ़िया फटाफट फटाफट पेन से उसकी लेबलिंग्स कर दी मस्त एकदम। उसके बाद एक टाइटल बेहतरीन सा जरूर सा दीजिए कि ये इसका एक टाइटल है। साफ सुथरा डायग्राम, लेबलिंग्स एंड देन एक टाइटल देना है। ये आपके आंसर्स को इंपैक्टफुल बनाता है, ठीक है। जहां पे डायग्राम वो पूछ रहे हैं वहां तो बनाना ही है, जहां आपको लगता है कि जरूरत है वहां बना दीजिए, ठीक है। हाँ जी भैया, बहुत बढ़िया।
तो तीसरी टिप क्या है, मेक श्योर टू ड्रॉ लेबल्ड नीट डायग्राम्स, यानी साफ डायग्राम्स आप बनाइए, ठीक है ना। अब देखिए यहां पे भी हाईलाइट कर देता हूं मैं, मेक श्योर टू ड्रॉ द लेबल्ड नीट डायग्राम्स विथ पेंसिल, ऑल्सो गिव टाइटल टू द डायग्राम, ड्रॉ डायग्राम्स टू मेक योर आंसर मोर इंपैक्टफुल, ज्यादा इंपैक्टफुल बनाने के लिए आप ये कर सकते हैं। अब टीचर क्या बोलेंगे, वाह वाह क्या बात है, वाह वाह क्या बात है, वाह वाह क्या बात है प्यारे बच्चों, वाह वाह क्या बात है, वाह वाह क्या बात है। मजा आया, मजा आया। अरे सुनील भैया मजा आ रहा है यार, कोई दिक्कत नहीं आ रही। हाँ जी भैया, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। और बताऊं, देखो अब देखो आगे चलते हैं। अब ये थोड़ा एसएसटी का एक सवाल अपन ने लिया है। देखिए अपन एसएसटी के एक्सपर्ट नहीं है, ठीक है ना। मैं आपके लिए सिर्फ चीजें थोड़ी सी आसान बनाने के लिए कर रहा हूं। आपको ये चीजें आपके जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से बताई हैं, मैं सिर्फ कुछ कुछ पॉइंट्स कवर कर रहा हूं, है ना। मेरे से अच्छे तरीके से उन्होंने बताया होगा आपको, है ना। बट ये एक वीडियो मैं बना रहा हूं, जेनरिक वीडियो, तो उस वजह से मैंने इसको कवर किया है। ध्यान से देखिए। अब मुझे अगर बोला है बहुत बेसिक से सवाल, मेंशन द स्टेट कैपिटल्स ऑफ राजस्थान एंड मध्य प्रदेश, तो राजस्थान स्टेट ये है, यहां पर हमारे पास पड़ता है जयपुर, तो आपने क्या कर दिया, एक ऐसा डॉट बनाया पहले। ये मध्य प्रदेश है, यहां पे पड़ेगा लगभग आपका भोपाल, ठीक है बेटा, हाईलाइट किया। हाँ जी भैया। अब देखिए इसका भी एक ट्रिक है, अगर लेबलिंग्स कम है तो यहीं लिख दो, लेबलिंग ज्यादा है तो इससे बाहर लेके आओ और यहां लिखो। जैसे अगर मान लो बहुत सारी लेबलिंग होती तो एरो बाहर ले जाओ और फिर वहां जाके लिखो, ठीक है। जैसे यहां तो कम है तो यहां पे लिख देता हूं मैं बढ़िया से साफ तरीके से, ये लिख दिया मैंने जयपुर, और ये लिख दिया मैंने क्या, ये लिख दिया मैंने भोपाल, ठीक है। इस प्रकार करना होता है। उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर भी जरूर लिखिए। मान लीजिए आपका क्वेश्चन नंबर क्या है, ये 29वां है, या मान लीजिए 30वां क्वेश्चन है, तो यहां पे क्वेश्चन नंबर जरूर से मेंशन करिए। मैप के ऊपर अगर आपको बाहर से मिलता है तो मेंशन कर दीजिए, अगर उसके अंदर प्रिंटेड है ना, तो बेसिकली आप वहीं पे लिख सकते हैं। जैसे आपको एक्सटर्नल मिलेगा तो आप बेसिकली वहां पर लिख दीजिएगा याद से, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर को जरूर से लिख दीजिएगा, ठीक है। और हमेशा याद रखो कि अगर मैप आपको एक्सटर्नल मिल रहा है तो उसको आपको अटैच करना है और बीच में लगाना, कभी भी उसको आखिरी में मत लगाना। आखिरी में लगाओगे तो क्या होगा, वो शीट अटैच नहीं है, ऐसा हो सकता है वो गिर सकता है, तो उसको बीच में लगाना ताकि प्रॉपरली फिट हो जाए, ठीक है बेटा। हाँ जी भैया, है ना। तो अब इसके लिए क्या है, मेक श्योर टू राइट लेबलिंग्स विद अ क्लीन हैंड राइटिंग, ऑल्सो मेक श्योर टू मेंशन द क्वेश्चन नंबर ऑन द मैप स्लैश ग्राफ्स। तो चाहे आपके पास मैप का सवाल हो, चाहे आपके पास ग्राफ का सवाल हो, बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से बनाएं, ठीक है। लेबलिंग्स को अगर आप लिख रहे हैं, हाईलाइट कर रहे हैं, तो मेक श्योर कि आप उसको पेन से करें, है ना। एक बार में श्योर हो जाइए, श्योर होके पेन से करना, अनश्योर हो तो पेंसिल से करो, जब श्योर हो जाओ तो पेन से कर देना। पेंसिल से मैं इसलिए मना कर रहा हूं, कभी कभी क्या होता है मिट जाता है, घिस जाता है, तो इस वजह से, ठीक है जी भैया। इसके बाद तो टीचर क्या बोलेंगे, टीचर फिर बोलेंगे वाह 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 क्या बच्चे हैं, मजा आ गया, ठीक है। देखना चाहिए ना अपने फिजिक्स वाला के बच्चे यार, खतरनाक बच्चे, औसम बच्चे हैं। हाँ जी भैया, चलो। अब जैसे मान लीजिए गणित का सवाल है, तो गणित के जो एक्सपर्ट्स उन्होंने आपको बहुत बेहतरीन तरीके से करा रखा है, संयम सर हो, मोहित सर हो, ऋतिक सर हो, अभिनय सर हो, है ना, बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाते हैं। तो मान लीजिए कुछ इस प्रकार का सवाल है कि इन द गिवन फिगर CM and RN are respectively the medians of triangle ABC and PQR if ABC and PQR prove that triangle AMC is similar to that of triangle PNR, है ना। कुछ इस तरीके का सवाल है। तो मैं यहां पे एक्सप्लेन करने नहीं आया, मैं सिर्फ फॉर्मेट बताने के लिए आया हूं कि आपको हमेशा इन सवालों में पहले गिवन को लिखना होता है। याद रखिए स्टेप मार्किंग भी होती है गणित के अंदर। तो पहले आपने लिखा गिवन, फिर आपने बेसिकली लिखा टू प्रूव। ये जो सवाल में है वही आप लिख रहे हैं, क्या इनके नंबर मिलते हैं, नहीं मिलते, बट आप लिखिए। तो गिवन क्या है भैया, ये गिवन है जो आपने लिखा। टू प्रूफ ये आपने लिख दिया कि भैया ये प्रूफ करना है। अब प्रूफ आप स्टार्ट करेंगे तो याद रखिए इस प्रकार से एरो डालिए हर स्टेप को, क्या करिए हर स्टेप को डालिए, यहां पे स्टेप मार्किंग होती है, ठीक है। क्या होती है, स्टेप मार्किंग होती है। तो मेक श्योर कि आप स्टेप्स को बहुत ही डिटेल्ड वे में लिखें और साफ साफ एक एक स्टेप को अच्छी तरीके से लिखें। इस प्रकार से एरो बनाएं आप और अच्छे से अपने स्टेप्स को लिखें। फाइनल आखिरी में आप लोगों को क्या लिखना है, आखिरी में आप लोगों को एक कंक्लूजन लिखना है। क्या लिखना है, ये आपका बेसिकली कंक्लूजन है, ये जरूर से आप लिखें, ठीक है। कंक्लूड जरूर करें,
चाहे अब आपके अंदर मैथ्स में अगर जो भी प्रूफ वाले क्वेश्चन है या फिजिक्स में कोई प्रूफ वाला क्वेश्चन है तो मेक श्योर आप इसको अच्छी तरीके से इस प्रकार करें। ठीक है, मेजरली ये वाला जो फॉर्मेट आपके गणित में भी काम आएगा, मैथ्स में काम आएगा। ठीक है भैया, तो टिप क्या है भैया? टिप नंबर 5 है, इन मैथ्स व्हाइल सॉल्विंग द प्रूविंग क्वेश्चंस मेक श्योर टू फॉलो द शेयर्ड फॉर्मेट, जो मैंने शेयर किया। ऑल्सो राइट यूनिट्स वेयर एवर रिक्वायर्ड। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चाहे आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो मैथ्स में या चाहे आप फिजिक्स में न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो, यूनिट्स को हमेशा लिखना सीखो। सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, वॉट, जूल, किलो जूल, ये सब अच्छे से लिखना सीखो। ठीक है ना, यूनिट्स को आप जहां पर भी सवाल को सॉल्व कर रहे हैं, वेदर इट इज न्यूमेरिकल्स इन फिजिक्स या बेसिकली आपके क्वेश्चंस इन मैथ्स, ठीक है ना भाई, सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, मीटर स्क्वायर हो गया, किलोमीटर हो गया, मीटर हो गया, सारी यूनिट्स अच्छे से लिखें। ठीक है, अगर आप ये सब चीजें करते हैं तो टीचर को भी लगेगा वाह क्या प्यारा बच्चा है, नाइस, बहुत अच्छा बच्चा है, समझदार बच्चा है। ठीक है, यूनिट्स भी जरूर से लिखें। ये बहुत बढ़िया। अब ये क्या है सुनील भैया, अगली चीज क्या है? अगली चीज ये क्या है? क्या लग रहा है? शीट के ऊपर दो ऐसे साइड में मार्जिन बनी हुई है, क्या है ये? तो ये जो पहली वाली मार्जिन है ये लेफ्ट साइड पे आपने बनाई, लेफ्ट साइड पे मार्जिन आपने बनाई पेपर के आंसर शीट पे, लेफ्ट साइड मार्जिन आपने ड्रॉ करी। क्यों ड्रॉ करनी है मैं बताऊंगा। ये आपकी मान लीजिए एग्जाम की आंसर शीट है। भैया आप बता रहे हो यार भैया टॉपर की आंसर शीट ऐसी होती है क्या? तो अपन भी टॉपर रहे तो अपन ही बता रहे भैया यार कैसे लिखना होता है ना। तो ये जो लाइन होती है मार्जिन, अगर आप ये ना भी बनाए तो इसको फॉलो करें, आप नहीं बनाते तो कोई दिक्कत नहीं, बट आप इसको फॉलो जरूर करना। क्यों करना है मैं बताता हूं, सुनना। सबसे पहले लेफ्ट साइड मार्जिन बना के इस तरफ से लिखना क्यों होता है, इसके पीछे कारण होता है। कारण क्या होता है? मान लो तुमने सप्लीमेंट्री 2 ली या 3 ली, तो जब तुम सप्लीमेंट्री को जोड़ोगे तो जब सप्लीमेंट्री यहां से जुड़ जाएगी तो जब वो खुलेगा और तुमने यहां कुछ लिखा हुआ होगा तो दिखाई देगा क्या? नहीं दिखाई देगा। सप्लीमेंट्री जब तुम जोड़ दोगे, जब वो जुड़ जाएगी सप्लीमेंट्री शीट्स, तो यहां वाला जो पार्ट लिखा होता है वो दिखता नहीं है। तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है, तुमने एक्सपीरियंस किया होगा। अगर मल्टीपल सप्लीमेंट्री शीट्स है तो वो वाला पार्ट दिखता नहीं, टीचर को डिफिकल्टी होगी, तुम्हारे नंबर कटेंगे। सही बता रहा हूं, ये बनाने की आदत डाल लो। दूसरा, राइट साइड मार्जिन बनानी होती है। राइट साइड मार्जिन कब बनानी होती है? समझदार बच्चे हो, ये राइट साइड मार्जिन बनानी होती है जब तुमको क्या करना होता है? रफ वर्क करना होता है। क्या करना होता है? रफ वर्क करना होता है। बढ़िया से एक मार्जिन बनाइए, रफ वर्क कीजिए। अब सुनील भैया हर पेज पे बनाए, बिल्कुल बनाइए। क्यों? क्या करते हैं बच्चे? बोलते हैं आखिरी पेज है, रफ वर्क। तो भैया बार बार पीछे मुड़ना पड़ता है, फिर आगे आना पड़ता है, पीछे जाना पड़ता है, आगे आना पड़ता है, पीछे जाना पड़ता है, आगे आना पड़ता है, पीछे जाना पड़ता है, आगे आना पड़ता है। ये मत करो, अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो। कैलकुलेशन के लिए भैया मैं तो पीछे जाऊंगा, हाँ पीछे जाओ, लिखो फिर आगे आओ। अरे भाई क्यों करना है? उसी पेज पे कर लो, तुम्हारा वक्त बचेगा, तुम्हारे को दिक्कत नहीं होगी। नहीं तो तुमको बार बार पीछे जाना पड़ेगा। वहीं लिख दो, यहीं पे लिख दो कि तुमने क्या क्या कैलकुलेशन करी थी। क्योंकि क्या होगा, मान लो कि जब तुम प्रूफ रीड कर रहे होगे ना कि यार मैं पढ़ लेता हूँ सवाल में कुछ दिक्कत है कि नहीं है, उस न्यूमेरिकल में जो भी अगर मान लो कि कैलकुलेशन की मिस्टेक है, तुम वहीं पे वेरीफाई कर सकते हो यार यहाँ पे कहाँ पे कैलकुलेशन में मिस्टेक मैंने करी है। वरना तुमको फिर से पीछे जाना पड़ेगा और वहां पे तो घचड़ पचड़ हो चुका है सब कुछ। तो प्लीज प्लीज इग्नोर करें इस चीज को, यहीं पे बनाएं, आपका काम आसान और सरल हो जाएगा। मजा आ रहा है? समझ में आ रहा है? हाँ जी भैया। तो ये आपको कब बनानी होती है? ये आपको हर बार नहीं बनानी है। राइट साइड मार्जिन आपको बनानी है न्यूमेरिकल वाले केस में, न्यूमेरिकल्स के केस में या बेसिकली मैथ्स के अंदर। ये आप बनाने की आदत डाल लीजिए, आपका काम आसान और सरल हो जाएगा। ठीक है? ठीक है, हाँ जी भैया। तो यही है टिप यहां पे लिखी हुई है, ड्रॉ मार्जिन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ योर एग्जाम शीट एंड डोंट राइट एनीथिंग देयर। कुछ भी ना लिखें वहां पे, बिकॉज इफ समथिंग इज रिटन देयर एंड मल्टीपल सप्लीमेंट्री शीट्स आर एडेड दैट वोंट बी क्लियरली विजिबल। यही चीज लिखी है। दूसरा, मेक श्योर टू ड्रॉ मार्जिन ऑन द राइट हैंड साइड एज वेल फॉर रफ वर्क इन मैथ्स और न्यूमेरिकल्स। ये आपको करना है। एक और टिप चलो दे ही देता हूं, टिप नंबर 7वीं, प्रो टिप, टिप नंबर 7th। मान लीजिए आपने ये एक आंसर लिखा है, ठीक है, ये आपका एक आंसर है, ये आपका एक आंसर है। 2 लाइन का गैप देना, 2 लाइन का गैप देना, और या तो लाइन ड्रॉ कर दो, एक लाइन ड्रॉ कर दो बढ़िया से, ठीक है, और फिर दूसरा आंसर स्टार्ट करना यहां से। ये दूसरा आंसर हो गया।
ठीक है। फिर एक लाइन ड्रॉ करो, ठीक है। और फिर अपने टाइम पे क्या करते थे अपन, रेड पेंसिल और ब्लू पेंसिल का इस्तेमाल करते थे। ब्लू पेंसिल हर आंसर के बाद, रेड पेंसिल बिल्कुल आंसर खत्म। तो ये एक अपने अंदर आदत थी। आप लोग अगर नहीं करते कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों के यहाँ पे जो भी फॉलो होता है वो आप लोग फॉलो करें। जैसे ये ब्लू पेंसिल से अपन ने किया और रेड से बिल्कुल एकदम लास्ट में आखिरी में बंद की, दी एंड, खत्म हो गया, ये पूरा पेपर मैंने खत्म कर दिया। अपने अपने तरीके, अपने अपने तरकीबें, जैसा अच्छा लगता है वैसे करिए। मैं फोर्स नहीं कर रहा हूँ कि नीली पेन नीली लगानी है कि लाली लगानी है। मैं अपने टाइम पे बता रहा हूँ, हम लोग ऐसे एक पेंसिल आती थी जिसमें इस तरफ नीला होता था, इस तरफ लाल होता था, नीली पेंसिल से सारी लाइनें खींच देते थे, जो आंसर लिखे लास्ट आंसर के बाद रेड लाइन से बनाते थे और लिख देते थे दी एंड, खत्म हो गया यहाँ पे। इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं। अब ये सब चीजें अगर आप करेंगे तो मजा आएगा, एंड फिर टीचर का जो रिएक्शन होगा वो बहुत बढ़िया होगा। लेकिन आपका रिएक्शन क्या है, आपका रिएक्शन क्या है? अरे आपका रिएक्शन क्या है? क्या बोलती है पब्लिक? पब्लिक क्या बोलती? समझ में आ गया? समझ गया, समझ गया, समझ गया, समझ गया, समझ गया, समझ गया, समझ गया। अरे मजा आया कि नहीं आया? मजा आया कि नहीं आया? मजा आया कि नहीं आया? मुझे बताओ, मजा आया कि नहीं आया? यहां पर जो मैंने टिप्स बताई, आई होप आपके लिए इफेक्टिव है। प्लीज उनको अपनी आंसर राइटिंग में अप्लाई कीजिए। आंसर लिखने की हैबिट अभी डाल दो, क्योंकि जब तुम पेपर दे रहे होगे, मैं फिर से बता रहा हूं, उस पर्टिकुलर टाइम फॉर्मेट में अगर लिखने की प्रैक्टिस नहीं होगी तो उसमें तुम नहीं लिख पाओगे, पूरे पेपर को अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। अभी से हैबिट डालो, आंसर्स को लिखने लग जाओ, ताकि जब एग्जाम में जाओगे तो वो आदत बनी हुई होगी, वो स्पीड होगी, वो हैबिट होगी, कोई डर नहीं लगेगा। ठीक है। मैक्सिमम से मैक्सिमम आंसर्स लिखने की कोशिश करो, पॉइंट वाइज आंसर्स लिखो, डायग्राम्स बनाओ, क्लीन हैंडराइटिंग में लिखो, आंसर्स को डिफरेंशिएट करने के लिए लाइंस ड्रॉ करो। जितनी भी मैंने ट्रिप्स बताई हैं वो सारी की सारी अगर आप फॉलो करते हैं तो बहुत बढ़िया है। ऐसा हो सकता है कि आपके पास कुछ अलग टिप्स हो जो इन आंसर्स को और ब्यूटीफाई कर सकती हैं, दैट इज कंप्लीटली पॉसिबल। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि जो मैंने बताया है वही एकदम अमृत है, ऐसा मैंने कभी नहीं कहा। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपको कुछ और बेटर टिप्स मिलती है तो प्लीज आप उनको फॉलो करें। ये मेरे हिसाब से बेटर टिप्स हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हैं, या मेरे हिसाब से बेस्ट टिप्स हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हैं। तो बस इनको फॉलो करो, खुश रहो, अच्छे से पढ़ाई लिखाई करो, किसी के साथ कुछ गलत मत करो, बड़ों का आशीर्वाद लेते चलो, अपने कर्मों पे विश्वास रखो, मेहनत करते चलो। एंड अब मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्टे हेल्दी, स्टे ऑसम, एंड ऑलवेज से जय जय फिजिक्स वाला। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।